वहीं कौटिल्य बेहद शांत भाव से एक चेयर पर बैठा हुआ था। लैपटॉप पर तेजी से अपनी उंगलियां चला रहा था, जिस पर भूमिका का कोई ध्यान नहीं था। अर्जुन सिंह कौटिल्य के सामने की ओर लगी हुई कुर्सी पर बैठा हुआ था और लगातार भूमिका व कौटिल्य की गतिविधियों पर निगाहें जमाए हुए था। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। आगे कुछ भी करने से पहले उसके लिए यह जान लेना बेहद जरूरी था कि भूमिका और कौटिल्य किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसे उन्हीं दोनों के अनुसार आगे बढ़ना था, क्योंकि उसकी कोई भी अलग तरह की गतिविधि उनके कार्य को विपरीत दिशा की ओर धकेल सकती थी। भूमिका से इस वक्त कुछ भी पूछना इसलिए फिजूल था, क्योंकि वह पहले ही काफी परेशान और गुस्से में दिखाई दे रही थी। इसके अलावा कौटिल्य बेहद बिजी दिखाई दे रहा था, इसलिए उसे भी टोकना बेकार ही था। इस स्थिति में सबसे बेहतर यही था कि अर्जुन सिंह कुछ देर इंतजार करे, ताकि उन दोनों, भूमिका और कौटिल्य में से कोई एक अपना काम खत्म करके अर्जुन को अपनी योजना बताए कि वह आगे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट सैफ हॉस्पिटल में डॉ रत्नेश सेन जस्ट सैफ इस आइलैंड का सबसे प्रसिद्ध और बेहतरीन बहुमंजिला अस्पताल था। इसकी शोभा देखते ही बनती थी। आधुनिक तकनीकों से परिपूर्ण और देश के बढ़े से बढ़े डॉक्टरों से लाभान्वित यह अस्पताल देश के प्रमुख अस्पतालों में से एक था। छोटी से छोटी बीमारी से लेकर बड्ढी से बड्ढी बीमारी के विशेषज्ञ इस अस्पताल में काम करने में गौरवान्वित महसूस करते थे। हालांकि इस अस्पताल में सभी विशेषज्ञों को उनकी ही मंजिल पर उनके ही विभागों के साथ पर्सनल केबिन दिए गए थे। इसके बावजूद अस्पताल की सबसे ऊपरी मंजिल पर कुछ खास केबिन और हॉल बनाए गए थे, जिन्हें कुछ खास उद्देश्यों के लिए सुरक्षित रखा गया था। इनमें से ही कुछ केबिन ऐसे भी थे जो विशेष पदाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से काम करने अथवा आराम करने के लिए दिए गए थे। यहीं पर बना हुआ एक केबिन था जिसे बाहर से देखने पर अथवा उसमें अंदर जाने पर किसी भी इंसान को यही लगता कि यह एक सामान्य केबिन है, लेकिन इस केबिन के एक खुफिया दरवाजे से एक बड़े हॉल में प्रवेश किया जा सकता था, जिसमें न सिर्फ अस्पताल की खुफिया फाइलें सुरक्षित थीं, बल्कि यहीं पर इससे जुड़ी हुई एक विशेष लैब का भी निर्माण किया गया था, जहां पर बिना किसी को कानो कान भनक हुए किसी भी प्रकार के चिकित्सा संबंधी विशेष परीक्षण किए जा सकते थे। एक प्रकार से इस तरह की सभी छोटी व बड़ी सुविधाएं यहां मौजूद थीं। इस वक्त अस्पताल के सीईओ डॉ रत्नेश सेन अपने इसी केबिन में मौजूद थे, जिनकी उम्र करीब 55 साल थी, लेकिन कोई भी उन्हें 45 साल से अधिक का नहीं बता सकता था। इस समय वह अपनी चेयर पर बैठे हुए थे, जिनकी निगाह अपने सामने मौजूद टेबल पर एक खुली हुई फाइल पर जमी हुई थी, जिसमें किसी मरीज की हिस्ट्री मौजूद थी। वह किसी निश्चित प्रकार की दुर्लभ बीमारी के लक्षणों की पड़ताल करते हुए किसी सर्जरी को अंजाम देने की उद्हिद्ध बुन में लगे हुए थे। ठीक इसी वक्त मारिया आकर उनके केबिन का दरवाजा खटखटाती है और बिना इंतजार किए उसे खोल देती है। उसके आने से डॉक्टर रत्नेश सेन का ध्यान टूट जाता है। डॉक्टर सेन के एक हाथ में पेन और दूसरे हाथ में फाइल थी। आंखों पर स्टाइलिश चश्मा चढ़ा हुआ था। उनके आकर्षक नैन नक्श के साथ सांवला रंग और हष्टपुष्ट शरीर किसी को भी आसानी से प्रभावित करने की क्षमता रखता था। दरवाजा खुलने की आवाज होते ही बिना ऊपर देखे ही अपने सामान्य लहजे में डॉक्टर रत्नेश सेन बोल पड़ते हैं, मारिया, मैंने कहा था कि कम से कम 2 घंटे मुझे किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना किया जाए। इससे पहले कि डॉक्टर रत्नेश आगे कुछ कह पाते, मारिया कहती है, सर, बात ही इतनी अर्जेंट है कि ना चाहकर भी मुझे आना पड़ रहा। डॉक्टर मारिया डॉक्टर रत्नेश सेन की पर्सनल असिस्टेंट थी। उसके अलावा यहाँ आकर डॉक्टर रत्नेश सेन को काम के बीच में परेशान करने की न किसी में हिम्मत थी और न ही किसी को अनुमति थी। इससे भी खास बात यह थी कि इस मंजिल पर आना सभी को अलाउड नहीं था। डॉ रत्नेश अभी भी अपनी गर्दन को नीचे किए हुए थे और मारिया की बात को काटते हुए वह आगे कहते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि शहर में किसी नई तरह की महामारी ने दस्तक नहीं दी है। अब मारिया कहती है, अगर ऐसा होता तो कम से कम मैं 1 घंटा जरूर इंतजार करती, लेकिन यह उससे ज्यादा है। इस बार रत्नेश अपनी फाइल में पेन को रखते हुए उसे बंद कर देते हैं और अपना चेहरा उठाकर मारिया की तरफ देखते हैं, फिर उसके आगे बोलने का इंतजार करते हैं। मारिया कहती है, आपके लिए एक अजीब फोन कॉल है, आप खुद ही बात कर लीजिए।
ना जाने वह किस तरह के पेशेंट के बारे में बात कर रही हैं। न वह पूरी बात बता रही हैं और ना ही फोन काट रही हैं। बस आपसे ही बात करने की जिद लगाए हुए हैं। वह जो कुछ भी समझाना चाहती हैं वह सब मेरी समझ से बाहर है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि यह टॉपिक आपके ही अंडर आएगा। इसे सिर्फ आप ही टैकल कर सकते हैं। इतना कहने के बाद मारिया वहां रखे हुए टेबल फोन की तरफ देखती है, जिसका मतलब था कि वह उस लड़ी डीएचकी की कॉल को पहले ही डॉक्टर को डाइवर्ट कर चुकी थी। डॉक्टर रत्नेश हल्के से अपनी गर्दन हिलाते हैं, जिसका मतलब था, ठीक है, मैं बात करता हूं, तुम जा सकती हो। डॉक्टर का इशारा पाते ही मारिया हल्की सी मुस्कान के साथ वहां से लौट जाती है। डॉक्टर रत्नेश फोन उठाते हैं और कहते हैं, हेलो, सीईओ डॉक्टर रत्नेश हियर। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, थैंक गॉड, फाइनली आपसे बात हो रही है डॉक्टर। मेरी बात को ध्यान से सुनिए और किसी भी तरह की नानुकर करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करना किसी की जिंदगी के लिए भारी साबित हो सकता है। मैं आपसे पूरे कॉर्पोरेशन की उम्मीद करती हूँ। इस तरह की बात सुनकर डॉक्टर रत्नेश असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि सामने वाला कह रहा हो कि आपके अस्पताल पर बम गिरने वाला है और इस बम को गिरने से सिर्फ आप ही रोक सकते हैं। इससे पहले कि डॉक्टर रत्नेश कुछ बोल पाते, दूसरी तरफ से आगे आवाज सुनाई देती है, मैं घुमा फिराकर बात नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, इसीलिए मैं सीधा मुद्दे पर आती हूँ। वह लड़की अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहती है, दुनिया का सबसे रेयर ब्लड ग्रुप सिल्वर ब्लड ग्रुप काल्पनिक है, लेकिन यह ब्लड ग्रुप उस व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित होने वाला है जिसकी पूरी जानकारी सिर्फ आपके अस्पताल के पास है। उसे व्यक्ति की जान को खतरा सिर्फ इसलिए है क्योंकि कुछ लोग उसे अपने फायदे के लिए ढूंढ रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि अगर वह उस तक हमसे पहले पहुंच गए तो फिर उसे बचाना नामुमकिन होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप मुझे उसका एड्रेस दें ताकि मैं अपनी टीम के साथ उसे सुरक्षा दे सकूं। ये सुनते ही डॉक्टर रत्नेश के माथे पर पसीने की बूंदें झलक आती हैं। वह कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हलक से आवाज नहीं निकलती। वह झट से टेबल पर रखा हुआ पानी से भरा हुआ ग्लास उठाते हैं और एक सिप में पूरा पानी पी जाते हैं। इसके बाद अपने गले को खंखादना शुरू करते हैं। क्या आप मेरा कीमती वक्त इस तरह के मजाक के लिए खराब कर रही हैं? आई एम वेरी सॉरी मैडम, इस तरह का कोई भी व्यक्ति या जानकारी हमारे हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है, और मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद इस दुनिया में भी ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारी कल्पनाओं के व्यक्ति से मिलता जुलता हो। फिर हंसने का नाटक करते हुए आगे कहते हैं, वैसे लगता है कि आप कोई बड्ढी साइंटिस्ट हैं जो इस तरह की नई जानकारी मेरे साथ साझा कर रही हैं। खैर, क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं और आपने इस तरह के मजाक के लिए मुझे ही क्यों चुना है? डॉक्टर रत्नेश के इस सवाल पर दूसरी तरफ से आवाज आती है, डॉक्टर, मैं अपने बारे में आपको कोई विशेष जानकारी नहीं दे सकती, क्योंकि उस व्यक्ति को बचाने के लिए मैं एक खास मिशन पर हूं। मेरे यहां होने की खबर मुजरिमों तक पहुंचने से उस व्यक्ति की जान के लिए खतरा बरस सकता है। फिलहाल मेहरबानी करके आप अपना और मेरा वक्त बेकार ना करें और जितना जल्दी हो सके उसका एड्रेस मुझे बता दें। इस तरह की बातें डॉक्टर रत्नेश को काफी अटपटी लगती हैं, लेकिन ना जाने किस घबराहट में वह अपनी कुर्सी से उठकर खड़ीडे हो जाते हैं और अपने ही केबिन में टहलते हुए उस लड्डीएचकी से आगे कहते हैं, बड्डी ही अजीब बात है और साथ में हैरान करने वाली भी है कि आप अपने उस अस्तित्व के बारे में भी मुझे कुछ नहीं बताना चाहती जिसे आप जानती हैं, लेकिन आप मुझसे उस चीज के बारे में जानना चाहती हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं। आप काफी अच्छा प्रैंक कर लेती हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपके प्रैंक को आगे बढ़ाने में कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मुझे एक पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन से जान बचाने के लिए एक मुश्किल सर्जरी को अंजाम देना है। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं फोन रख दूं? वैसे तो डॉक्टर रत्नेश को फोन रखने के लिए भूमिका से पूछने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ना जाने वह क्या था जो डॉक्टर रत्नेश को फोन काटने नहीं दे रहा था। डॉक्टर रत्नेश की बात सुनते ही दूसरी तरफ से आवाज में रोष सुनाई देने लगता है। वह लड़की अपनी बात कहना जारी रखती है, फोन काटने की गलती मत करना, यह कोई प्रैंक नहीं है, सच में किसी की जिंदगी का सवाल है। अगर आप उसके बारे में मुझे नहीं बता सकते तो कम से कम उस व्यक्ति को और उसके परिवार को यह सूचना पहुंचा दें कि वह जितना जल्दी हो सके किसी सुरक्षित जगह पर छिप जाए। उसकी जान को सच में ही खतरा है।
अब तक बात करते करते डॉक्टर रत्नेश सामान्य हो चुके थे और वह जवाब देते हुए आगे कहते हैं, आपकी बातों से आप कोई सुपरवुमन जान पड्डी ढाती हैं, तो आप अपनी सुपर पावर से ही सब कुछ कर लीजिए। ऐसा व्यक्ति भी बना लीजिए जिसका ब्लड ग्रुप क्या बताया था आपने? हाँ, सिल्वर ब्लड ग्रुप। जिसका ब्लड ग्रुप सिल्वर ब्लड ग्रुप हो और फिर उसके बाद उसे नुकसान पहुंचाने के लिए दुश्मन तैयार कर लीजिए। इसके बाद उसे दुश्मनों से बचा लीजिए। फिलहाल मेरे पास आपकी इन फिजूल की बातों के लिए वक्त नहीं है। और एक बात अच्छी तरह से याद रहे, दोबारा मुझे या मेरे स्टाफ को परेशान करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो मैं पुलिस को इन्फॉर्मेशन। फोन काट देते हैं। ये बात करती हुई लड़की और कोई नहीं बल्कि ऑफिसर भूमिका थी। भूमिका का गुस्सा और एक जानी पहचानी आवाज। डॉक्टर के फोन रखते ही भूमिका के गुस्से का पारा तीसरे आसमान पर पहुंच जाता है। वह तिलमिलाकर लाल हो उठती है। उसके मन में आता है कि वह अपने आसपास की सभी चीजों को तहस नहस कर दे, लेकिन उसका गुस्सा बर्दाश्त करने के लिए इस वक्त उसके पास केवल उसका अपना फोन था। वह अपने फोन को फेंकने के लिए जैसे ही हाथ उठाती है, तभी एक अनजाना हाथ उसके हाथ को रोक लेता है। भूमिका को लगता है कि यह अर्जुन सिंह है। वह बिना उसकी ओर देखे कहती है, मेरा हाथ छोड़ दो अर्जुन, वरना सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतरेगा। तभी अचानक से भूमिका के कानों में आवाज आती है। मैं जिस भूमिका को जानता था उसे तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आता था। लगता है ये चेहरा भूमिका का है, लेकिन मेरे सामने खड़ी ये लड़ की भूमिका नहीं, कोई और है। फिर मुस्कुराते हुए आगे कहता है, क्या भूमिका, तुम्हारा गुस्सा तो काफी बड़ा गया है। ये आवाज काफी जानी पहचानी थी। जैसे ही भूमिका उस चेहरे की तरफ देखती है तो भूमिका का गुस्सा एक पल में छू हो जाता है और उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। वह झट से कहती है, तुम यहां? डॉ रत्नेश की दुविधा और पुलिस का आगमन। जस्ट सेफ हॉस्पिटल में डॉक्टर रत्नेश सेन ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ इनकार कर दिया था कि इस तरह का कोई व्यक्ति मौजूद ही नहीं है जिस तरह के व्यक्ति के बारे में भूमिका जानकारी चाहती थी। लेकिन अंदर ही अंदर डॉक्टर रत्नेश सेन एक बड़ी दुविधा में फंस गए थे। वह मन ही मन सोचते हैं, इस ब्लड ग्रुप का जन्म कैसे हुआ यह मैं आज तक भी पता नहीं लगा पाया हूं। इस पर तमाम रिसर्च करने के बाद भी मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। फिर अपने हाथ से अपनी ठोड़ी को सहलाते हुए डॉक्टर रत्नेश आगे सोचते हुए खुद से कहते हैं, मेरी जानकारी के अनुसार पूरे वर्ल्ड में इस तरह के ब्लड ग्रुप के कुछ ही लोग मौजूद हैं। ऐसे लोग जहां जहां मौजूद हैं वहां की सरकार और पुलिस प्रशासन के साथ साथ उन अस्पतालों ने भी उनकी जानकारी को छुपाया हुआ है जहां के वह नागरिक हैं। यह तो तय है कि कुछ तो ऐसा जरूर है जिससे सभी देश अपने ऐसे नागरिकों को कड़ी सुरक्षा दिए हुए हैं। आखिर हमारे ही अस्पताल से यह जानकारी बाहर कैसे जा सकती है जिसके बारे में हमारे अस्पताल के भी सभी महत्वपूर्ण लोग तक नहीं जानते। जो टीम इसके बारे में जानती है वह बेहद विश्वसनीय है। उन पर शक करना मतलब खुद पर शक करने जैसा है। लेकिन फिर भी सवाल यह उठता है कि इसकी सूचना ऐसे किसी अनजान के पास कैसे पहुंच सकती है। एक लंबी आह भरते हुए डॉक्टर रत्नेश आगे सोचते हैं, यह डाटा कंप्यूटर में भी नहीं है जिसे हैक किया जा सके। उन बंद फाइलों तक पहुंचना पाताल लोक की 7वीं पद तक पहुंचने जैसा है जिनमें इसकी जानकारी छिपी हुई है। फिर आखिर कैसे यह बात किसी और को पता हो सकती है? अपने केबिन में टहलते हुए कभी वह अपना माथा सहलाते हुए दिखाई देते हैं तो कभी अपनी चेयर पर बैठकर छत की ओर देखकर कुछ सोचते हुए। इसी तरह सोचते हुए डॉक्टर रत्नेश को करीब आधा घंटा बीत जाता है। डॉक्टर रत्नेश के मन में ख्याल आता है, हो सकता है कि सच में उस बच्चे की जिंदगी को कोई खतरा हो। मैं किसी अनजान के साथ इस बारे में बात नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना भी बड़ा हितैषी क्यों ना हो। उसकी जानकारी अथवा पता किसी को भी बताना बिल्कुल गलत होगा। लेकिन अगर मैं उस बच्चे के घर वालों को यह खबर दे दूं कि उसकी जिंदगी को किसी तरह का खतरा हो सकता है, वह उसे जल्द से जल्द किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दे, तो यह किसी भी तरह से गलत नहीं होगा। वैसे भी वह 10 साल का बच्चा किसी भी तरह से अपनी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है। ऐसा सोचकर डॉक्टर रत्नेश बड़ी ही जल्दबाजी में अपना हाथ टेबल पर रखते हुए फोन की तरफ बढ़ते हैं कि तभी उनके मन में ख्याल आता है, यह कोई ट्रैप भी तो हो सकता है। हो सकता है कि यह अंधेरे में चलाया गया कोई तीर हो ताकि मेरे फोन कॉल के जरिए वह लोग उस बच्चे तक पहुंच सकें।
मन में यह विचार आते ही डॉक्टर रत्नेश फोन पर से अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। ठीक इसी वक्त एक बार फिर से असिस्टेंट मारिया डॉक्टर के केबिन के दरवाजे को खटखटाती है और बिना इंतजार के दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। फिर हाथ ढबधाती हुई डॉक्टर रत्नेश से कहती है, जल्दी चलिए, आपसे मिलने के लिए कुछ पुलिस ऑफिसर आए हैं। वह जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहते हैं। फिर कुछ झिझकते हुए मारिया आगे कहती है, आई एम सॉरी डॉक्टर, लेकिन उनके चेहरे पर परेशानी की लकीरें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी इस वक्त आपके चेहरे पर दिखाई दे रही हैं। मारिया की बात सुनकर डॉक्टर रत्नेश सेन हल्के से मुस्कुराकर जवाब देते हैं, मैं परेशान नहीं हूं मारिया, बस किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर हमें परेशान करेंगी तो हमारे मरीजों की जिंदगी में खुशियां कैसे आ पाएंगी। एक डॉक्टर के लिए यह जरूरी है कि वह हर परिस्थिति में सामान्य बना रहे। हमारे प्रोफेशन में हमें परिस्थितियों पर हावी होना होता है, परिस्थितियों को खुद पर हावी नहीं होने देना होता है। इसके बाद मारिया की तरफ देखकर आगे कहते हैं, एंड यू बी रिलैक्स। एक पल रुककर डॉक्टर सेन मारिया से पूछते हैं, उन लोगों ने बताया कि उन्हें मुझसे ही क्यों मिलना है, क्या खास वजह है? इस बात पर मारिया जवाब देते हुए कहती है, उनकी बातें भी मुझे उस लडचकी की ही तरह कुछ बहकी बहकी सी लग रही थीं। उसी की ही तरह यह भी ना पूरी बात बता रहे हैं, ना ही किसी और से मिलना चाहते हैं। इस पर डॉक्टर रत्नेश सेन अपने कुछ जरूरी सामानों को हाथ में उठाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और मारिया से कहते हैं, अब यह मत कहना कि उस लडचकी की और पुलिस वालों की बातें भी एक जैसी हैं। इसके अलावा तुम्हें यह भी लगता है कि मुद्दा भी एक ही है। अब मारिया मुस्कुराकर जवाब देती है, सर, आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं क्या बोलने वाली हूं? हाँ, मैं बिल्कुल यही बोलने वाली थी कि उनकी बातों से लगता है कि मुद्दा एक ही है। डॉक्टर सेन ऊपर से मुस्कुराते हुए मारिया के साथ अपने केबिन से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उनके अंदर ही अंदर उथल पुथल शुरू हो जाती है। एक बार फिर डॉक्टर रत्नेश मारिया से पूछते हैं, इस वक्त वह लोग कहाँ हैं? मारिया जवाब देती है, मैंने उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर बने हुए आपके केबिन में रुकने के लिए कहा है। डॉक्टर रत्नेश जवाब देते हैं, गुड, अब तुम जाकर अपना काम कर सकती हो, आगे मैं संभाल लूंगा। ऐसा कहकर डॉक्टर रत्नेश अपने ग्राउंड फ्लोर पर बने हुए केबिन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। डॉक्टर रत्नेश के मन में रह रहकर एक ही सवाल घूम रहा था, अगर पुलिस खुद इस मुद्दे पर काम कर रही है और यहां तक उसके बारे में बात करने के लिए पहुंच गई है, तो फिर वह लड़की कौन थी और उस बच्चे के बारे में क्यों जानना चाहती थी? अगर वह पुलिस का हिस्सा होती तो जरूर अपने बारे में बताती। अब जब पुलिस यहां तक आ ही गई है तो मुझे उस लड़की के बारे में भी पुलिस को बताना होगा। हो सकता है कि वह लड़की ही असली मुजरिम हो। अब तक रोहित और अनिका दोनों ही तैयार हो चुके थे और बीच बीच में अपने भावहीन चेहरों से एक दूसरे की ओर देख रहे थे। बिना कुछ कहे भी वे दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ कह रहे थे। दोनों ने ही अपनी अपनी जिंदगी में बद्धी बद्धी परीक्षाएं दी थीं, लेकिन आज सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ियों में से एक थी। रोहित अनिका की तरफ देखकर हल्के से अपनी गर्दन हिलाकर इशारे में कुछ कहता है। बदले में अनिका भी अपनी गर्दन 2 बार हिलाकर जवाब दे देती है। दोनों एक दूसरे की मूक सहमति के बाद एक साथ कमरे से बाहर निकल पड़ते हैं और धीमी गति से चलते हुए सीधा बच्चों के कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। एक ओर जहां अनिका बिल्कुल खामोश थी, वहीं रोहित भी कुछ बोलने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलकर वे दोनों अंदर जाते हैं, उन्हें एक भी बच्चा अपनी आंखों के सामने दिखाई नहीं देता। पिछले कुछ दिनों में जितनी जल्दी जल्दी घटनाएं घटी थीं, उनके चलते पल भर के लिए रोहित और अनिका दोनों की सांसें थम जाती हैं, यह जानते हुए भी कि उनके बच्चे मारवा हाउस में एकदम सुरक्षित हैं। वे दोनों एक पल में ही पूरे कमरे में तेज गति से अपनी निगाहें दौड़ा देते हैं। फिर सहमे हुए एक दूसरे की ओर देखते हैं। तभी उनके कान में रिया की आवाज आती है। वह एक्सरसाइज करने के बाद मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए अलेक्जेंडर से कहती है, बड्ढा ही कंफ्यूजन है, मैं अब उन्हें मासी कहकर बुलाऊं या मामी कहकर? अलेक्जेंडर अपनी एक्सरसाइज करते हुए जवाब देता है, तुम कल से न जाने कितनी बार यह सवाल पूछ चुकी हो। जब इस सवाल का जवाब तुम्हारे पास नहीं है तो मेरे पास कैसे हो सकता है? तभी आर्यन अपनी एक्सरसाइज को बीच में रोककर घूमकर खड्डा हो जाता है और फिर रिया की तरफ देखकर कहता है, इसमें इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है और कंफ्यूजन वाली भी कोई बात नहीं है। एकदम आसान है, तुम उन्हीं से पूछ लेना कि उन्हें क्या सुनना ज्यादा अच्छा लगेगा।
रिया बद्दी ही खुशी के साथ झट से कहती है, हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा, मैं ऐसा ही करूंगी। तभी आर्यन का ध्यान कमरे के अंदर जाता है। रोहित और अनिका को अपने कमरे में देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उसके मुंह से धीमी आवाज में अनायास ही निकल जाता है, मॉम, डैड, इतनी सुबह सुबह। ये सुनते ही रिया और अलेक्जेंडर भी अपनी अपनी जगह पर रुक जाते हैं और पीछे की ओर मुड़ कर अपने कमरे में देखने लगते हैं। फिर आर्यन के साथ साथ वे भी कमरे में पहुंच जाते हैं। सुबह सुबह अपने मॉम एंड डैड को एक साथ अपने कमरे में देखकर तीनों बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और तीनों ही एक साथ मॉर्निंग विश करते हैं, गुड मॉर्निंग मॉम, डैड। हमेशा की तरह रिया सबसे पहले बोल उठती है, व्हाट अ सरप्राइज मॉम डैड, इट वॉज अमेजिंग। मैं अभी तक भी कल की पार्टी और इसके सरप्राइज को एक पल के लिए भी भूल नहीं पाई हूं। फिर अपने दोनों हाथ अपने दोनों गालों पर रखकर कुछ ऊपर की तरफ देखते हुए कहती है, दोनों ही कपल कितने प्यारे लग रहे थे ना। फिर अचानक से अपने हाथों को नीचे करके उछलते हुए कहती है, अब हमारे घर में 2 शादियां होंगी। मैं तो अभी से बहुत एक्साइटेड हूं, मुझे कितनी सारी तैयारियां करनी होंगी। रिया की खुशी और उत्तेजना को देखते हुए अचानक से ही अलेक्जेंडर मजाक के लहजे में रिया को छेदने के लिए आर्यन से कहता है, क्या शादी की तैयारियों में तुम कोई काम अपने सिर पर नहीं लोगे आर्यन? देखो हमारी रिया को, उसने पहले से ही सोच लिया है कि वह कौन कौन से कामों की जिम्मेदारी लेने वाली है। रिया को अलेक्जेंडर की शरारत को समझने में 1 सेकंड भी नहीं लगता और वह अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखते हुए अलेक्जेंडर की तरफ घूर कर देखती है। इस पर आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही धीमे मुस्कुराने लगते हैं। बच्चों की इन हरकतों को देखकर अनिका और रोहित के चेहरों पर भी मुस्कान आ जाती है। इसके बाद रिया भी हंसने लगती है। फिर रिया अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहती है, मेरा मतलब सिर्फ मेरी खुद की तैयारियों से है। आखिर मेरे फेवरेट चाचू और मामू की शादी है तो इसलिए मुझे सबसे अच्छा दिखना होगा। उसकी तैयारी मुझे अभी से करनी होगी। 2 शादियां मतलब उतने ही सारे फंक्शंस और उतनी ही सारी तैयारियां, मेरी ड्रेसेस, ज्वेलरी, मेकअप एंड ऑल। रोहित रिया के करीब जाकर उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, अभी इसमें बहुत वक्त बाकी है रिया। रिया रोहित को जवाब देते हुए कहती है, वक्त कितना भी बाकी हो वह यूं ही गुजर जाता है। देखना डैड, कुछ ही दिनों में हमारे घर की शादी के फंक्शन का वक्त आ जाएगा। तभी अनिका आगे आती है और रिया से कहती है, हाँ, अभी बहुत वक्त बाकी है और वह यूं ही बीत भी जाएगा, लेकिन फिर भी तुम शादी में शामिल नहीं हो पाओगी। अनिका की बात सुनकर रिया को काफी हैरानी होती है और वह अपनी मोटी मोटी आंखों से एकटक होकर अनिका की तरफ देखने लगती है। तभी अनिका तीनों बच्चों की तरफ देखकर आगे कहती है, इनफैक्ट तुम तीनों में से कोई भी इन शादियों को अटेंड नहीं कर पाएगा। तभी रिया अनिका का हाथ पकड़ ढाते हुए कहती है, आप मजाक कर रही हैं ना मॉम? हमारे घर की शादी में हम ही शामिल नहीं होंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? अनिका रिया की तरफ देखकर अपनी गर्दन ना में हिला देती है और कहती है, यह मजाक नहीं है। ये सुनते ही दोनों भाई एक दूसरे की शक्लें देखने लगते हैं। आर्यन फिर पूछता है, ऐसा क्यों मॉम? हम इन शादियों को अटेंड क्यों नहीं कर पाएंगे? क्या कोई सीरियस मैटर है या हम में से किसी से कोई गलती हुई है? आर्यन के इस मासूम सवाल पर अनिका के शब्द उसका साथ छोड़ दीच देते हैं। वह निशब्द होकर अपने तीनों बच्चों की ओर देखने लगती है। रोहित अनिका की स्थिति को अच्छी तरह समझ रहा था, इसलिए स्थिति को संभालने के लिए वह आगे बढ़ाता है और अपने तीनों बच्चों से कहता है, अब वह वक्त आ गया है जब तुम तीनों को यहां से दूर जाना होगा। रोहित की बात सुनकर रिया तपाक से कहती है, दूर मतलब? और हम तीनों को जाना होगा, इसका क्या मतलब हुआ? अगर हमें कहीं जाना ही है तो क्या आप दोनों साथ नहीं आएंगे? और अगर हम जा ही रहे हैं तो क्या यह ट्रिप इतनी लंबी होगी कि हम शादी तक नहीं लौट पाएंगे? रिया का इस तरह से पूछा जाने वाला एक एक सवाल रोहित और अनिका के सीने को छलनी कर रहा था, लेकिन अपनी तकलीफ और दर्द को छुपाकर उन दोनों को मिलकर इस परिस्थिति का सामना करना अनिवार्य हो चुका था। इस बार रिया के इस सवाल का जवाब अनिका देती है और कहती है, हाँ, ये ट्रिप बहुत लंबी होगी, कुछ दिन या महीनों की नहीं बल्कि कई सालों की। अनिका और रोहित बच्चों के कमरे में तो आ गए थे, लेकिन दोनों ही यह नहीं समझ पा रहे थे कि वे अपने बच्चों को पूरी बात किस तरह बताएं।
रह रहकर दोनों के जहन में एक ही बात उठ रही थी कि क्या उन दोनों को इस विषय पर एक बार फिर से सोचने की आवश्यकता है। अनिका के जवाब पर एक बार फिर से रिया हैरान हो उठती है। वह समझ ही नहीं पाती कि आज उसकी मम्मा इस तरह की बातें क्यों कर रही है, क्योंकि रिया अच्छी तरह जानती थी कि अपने मुश्किल से मुश्किल मिशन में भी अनिका ने कभी अपने बच्चों को अकेले नहीं छोड़ा था। अगर काम 1-2 दिन या 1-2 रातों का हो तब बात अलग थी, लेकिन अगर कुछ दिनों की बात हो तो वह हर जगह अपने बच्चों को अपने साथ लेकर गई। अनिका अपने बच्चों की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने में सक्षम थी और रिया इस बात को बेहतर तरीके से समझती थी। इसके अलावा अनिका के बच्चों ने भी हमेशा अनिका के कहे अनुसार ही काम किया था, कभी कोई गलती नहीं की थी, चाहे वह बात मानना बच्चों के लिए कितना भी मुश्किल क्यों न रहा हो। दमयंती देवी का किला, क्रोध और चिंता। दमयंती देवी अपनी अंडरग्राउंड लैब में सीढ़ियों से उतरते हुए प्रवेश करती हुई दिखाई देती है। आज भी उसकी चाल में हमेशा वाली अकद्दीच और व्यक्तित्व में वही रोब था जो वहां मौजूद सभी औरतों के दिलों में खौफ पैदा करता था। लेकिन आज एक चीज जो अलग थी, वह थी दमयंती देवी के चेहरे पर दिखाई देने वाली चिंता की लकीरें। उसकी आवाज में आज गुस्से की जगह फिक्र ने ले ली थी। उससे कुछ ही कदम पीछे पीछे रुद्रमा देवी जल्दी जल्दी चलते हुए उसका अनुसरण कर रही थीं। जैसे ही दमयंती देवी लैब में नीचे पहुंचती है, वहां काम करती हुई सभी औरतें पल भर के लिए अपने अपने कामों को रोककर दमयंती देवी की तरफ मुद्दा कर अपने दोनों हाथों को बांधकर चेहरा नीचे करके खद्दी हो जाती हैं। कुछ ही पलों में दमयंती देवी उन सभी के बीचों बीच पहुंच जाती है और फिर चिल्लाते हुए कहती हैं, किसने कहा था उसे जाने के लिए? मेरा मना करने के बावजूद वह उस मिशन पर कैसे जा सकती है? एक पल रुककर एक बार फिर से कहना शुरू करती है, क्या तुम लोगों ने उसे यह सूचना नहीं दी थी कि मैंने उसे वहां जाने के लिए मना किया है? दमयंती देवी के कानों को भेद देने वाली आवाज सुनकर सभी औरतें अपने सिर को और भी ज्यादा झुकाकर खड्डी हो जाती हैं। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह आगे बहकर रुद्रमा देवी का नाम लेकर यह कह सके कि उसने ही जाने की अनुमति भिजवाई थी। यह काम दमयंती देवी ने अपनी जिस सिपाही को सौंपा था, उसकी ओर अपने कदम बढ़ाते हुए वह सख्ती से पूछती है, क्या तुम्हारे कान खराब हो गए हैं या मेरी बात का जवाब देना तुम्हें जरूरी नहीं लगता? क्या यहाँ के सारे नियम कायदे भूल चुकी हो? दमयंती देवी के कदम अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर और उस पर से उसका गुस्सा उस स्त्री को अपनी जगह से 2 कदम पीछे खिसक जाने पर मजबूर कर देता है। डर के चलते वह पीछे होने के बाद अपनी ही जगह पर खड्डी खड्डी थर थर कांपने लगती है। वह औरत जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करती है, उसकी आवाज के कंपन के कारण उसके मुंह से निकला हुआ एक भी शब्द दमयंती देवी समझ नहीं पाती। इससे पहले कि मामला बहुत बिगड़ जाता, रुद्रमा देवी स्थिति को संभालने के लिए हड्डाबड्डी में आगे बढ़ती है और दमयंती देवी के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहती है, आप बिना वजह ही इतना परेशान हो रही हो। उसके वहां होने से आपके इस मिशन को मजबूती मिलेगी। हमारे पूरे खेमे में अब बस वह एक ही है जो बिना किसी गलती के इस काम को सफल बना सकती है। इससे पहले कि रुद्रमा देवी दमयंती देवी को समझाने के लिए आगे कुछ कह पाती, उससे पहले ही दमयंती देवी रुद्रमा देवी की तरफ चेहरा करके खड्डी हो जाती है और अपनी बद्धी बद्धी आंखों से उसे घूरते हुए कहती है, क्या तुम यह कहना चाहती हो कि यह काम उसकी जिंदगी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या यह काम इतना जरूरी है कि हम उसकी जान को दांव पर लगा दें? उसकी जिंदगी ऐसे कई मिशनों से कहीं ज्यादा कीमती है और जरूरी भी। ये बात तुम भूली तो नहीं हो ना? अब रुद्रमा देवी एकदम धीमी आवाज में दमयंती देवी से कहती है, पिछले काफी समय से हमें कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। हम नुकसान पर नुकसान उठाते चले जा रहे हैं। अपने दुश्मन पर बरहत लेने के लिए हमें खतरे तो मोल उठाने ही होंगे। इस तरह से लगातार असफलताएं हमारे सिपाहियों का मनोबल तोड़ डाच सकती हैं। उनके आत्मबल को बढ़ाने के लिए हमें हर कीमत पर सफल होना ही होगा। हमें तुम्हारी अप्सरा और उसकी काबिलियत की सख्त जरूरत है। उसे हम इतनी आसानी से नहीं खो सकते। इससे पहले कि रुद्रमा देवी और सफाई देती, दमयंती देवी अपनी आवाज को और भी ऊंचा करते हुए कहती हैं, यह सब तय करने का अधिकार तुम्हें कब मिला? क्या तुम खुद को मां साहिब से भी बद्धा समझने लगी हो? तुम्हारी बात में कितना भी बद्धा तथ्य क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इस बात को मत भूलो कि किसी सिपाही की जिंदगी बचाने के लिए
अपने मंत्री की जान को दांव पर नहीं लगाया जाता और ना ही मंत्री की जान को बचाने के लिए रानी दांव पर खेली जाती है। फिर अपनी आवाज को एकदम धीमा करते हुए रुद्रमा देवी के कानों के पास झुकते हुए दमयंती देवी आगे कहती है, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि तुम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। याद रहे, अगर यह सब तुम्हारा किया धरा है तो इस बार तुम भी नहीं बचोगी। अगर उसे कुछ भी हुआ तो ख्याल रहे, जितनी तकलीफ वह वहां उठाएगी उससे ज्यादा दर्द तुम्हें यहां भोगना होगा। दमयंती देवी की ऐसी बात सुनकर एक पल के लिए रुद्रमा देवी की रूह कांप उठती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके सामने उसका काल खड़ादा होकर उसे चेतावनी दे रहा हो। उसने दमयंती देवी को अनेकों बार गुस्से में देखा था और उसका गुस्सा शांत भी किया था, लेकिन आज वह एक बेटी को या एक साम्राज्य की रानी को नहीं देख रही थी, बल्कि उसकी आंखों के सामने कोई और ही था। दमयंती देवी एक सामान्य स्त्री नहीं थी। वह एक अनुभवी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति थी, जिसने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी तरह के उतार चढ़ाव देखे थे, न जाने कितनी कुर्बानियां दी थीं, न जाने अपनी कितनी ख्वाहिशों को मारकर अपने अस्तित्व को दफन किया था, न जाने कितने राज दफन किए थे और न जाने कितने दफन राजों को जिंदा किया था। उसे यह समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि इसमें कम या ज्यादा रुद्रमा देवी का ही हाथ है। रुद्रमा देवी की ही किसी करामात के कारण लक्ष्य इस मिशन पर निकल गई है। फिर दमयंती देवी रुद्रमा देवी की आंखों में देखते हुए बेहद गुस्से से धीमी आवाज में कहती है, अगर यह सारा तुम्हारा किया धरा है तो प्रार्थना करना कि वह अपने काम को अंजाम देकर सही सलामत हमारे पास लौट आए, वरना अपने उस हश्र के लिए तैयार रहना जो आज तक मैंने अपने दुश्मन का भी नहीं किया होगा, क्योंकि सिर्फ एक आप ही हो जो इस बात को अच्छी तरह जानती हो कि मेरे लिए उस लड़ेचकी की क्या अहमियत है और क्यों। जब तक वह जिंदा है कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसे कुछ हो गया तो तुम्हारा बाल तक नहीं बचेगा। जिस भूमिका को तुम आज तक अदा करती आई हो उसे मैं भी उतनी ही अच्छी तरह निभाऊंगी। मैं भूल जाऊंगी हमारे बीच की हर डोर को, भूलना मत। इसके बाद दमयंती देवी उन औरतों की तरफ मुद्द जाती है जो वहां हाथ बांधे खद्दी थीं और बद्धी ही कठोरता के साथ उन्हें आदेश देती हैं, जितना जल्दी हो सके उससे संपर्क साधो और उसे सूचना पहुंचाओ कि हमने उसे तुरंत लौटने का आदेश दिया है। ये मिशन उसके लिए नहीं है, इसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी उसकी नहीं है। उसे कहो कि माँ साहिब ने तुरंत वापस बुलाया है। मैं उसे अभी इसी वक्त अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। ऐसा कहने के बाद दमयंती देवी गुस्से से वापस बाहर की ओर मुद्दती है और दनदनाती हुई लैब से बाहर निकल जाती है। उसके चले जाने के बाद रुद्रमा देवी के माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। वह अपने कांपते हुए हाथों से अपने चेहरे को साफ करती है। वहां मौजूद सभी औरतों के लिए यह दृश्य अद्भुत था, क्योंकि आज तक कभी भी उन्होंने दमयंती देवी को रुद्रमा देवी के साथ इस तरह बात करते हुए नहीं देखा था। दमयंती देवी के बिना कहे भी सभी अच्छी तरह जानते थे कि रुद्रमा देवी का ओहदा क्या है। आज तक रुद्रमा देवी की पहचान सभी के बीच में दमयंती देवी की अपनी परछाई की थी और आज की घटना मानो इस भ्रम को तोड़ रही थी। रुद्रमा देवी को डर के साथ साथ अपमानित भी महसूस हो रहा था। वह जितना अधिक इस मनोस्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, उतना ही उसके अंदर ही अंदर मौत का डर बरछ रहा था। अब रुद्रमा देवी को अपने की पर पछतावा हो रहा था। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसी स्थिति भी सामने आकर खट्टिढ़ी हो सकती है जब उसकी अपनी बेटी उसके लिए काल बन सकती है। मारवा हाउस में तभी अचानक से आर्यन आगे बढ़ता है और अपने एक हाथ से रोहित और दूसरे हाथ से अनिका का हाथ पकड़ डीडीएच लेता है। फिर कहता है, पहले आप दोनों यहाँ बैठ जाइए। ऐसा कहकर वह उन दोनों को बेड के एक कोने पर बैठा देता है। दरअसल आर्यन रोहित और अनिका के आने के बाद से ही उनके चेहरे पर मौजूद बारीक परेशानी की लकीरों को देख पा रहा था। हालांकि दोनों ही पति पत्नी अपनी परेशानी को बच्चों के सामने जाहिर नहीं होने देना चाहते थे, इसके बावजूद आर्यन उस कसमकश को देख सकता था जो उन दोनों के अंदर चल रही थी। उसे यह गुण अपने पिता रोहित से विरासत में मिला था कि वह बारीक से बारीक चीज को नोटिस कर सके, खासकर सामने वाले के मनोभावों को परख सके, अब चाहे वह उसके खुद के माता पिता ही क्यों ना हो। फिर आर्यन एक कदम पीछे हटते हुए अपने दोनों भाई बहनों की तरफ देखता है और आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करता है।
इसके बाद वह वापस रोहित और अनिका की तरफ मुड़ जाता है। फिर उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, क्या आप हम सभी से कोई जरूरी बात करना चाहते हैं? क्या कुछ ऐसा है जो हमें पता होना चाहिए और जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते? रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर तीनों की ही आदतें और स्वभाव अलग अलग तरह के थे। इसके बावजूद ट्रिपलेट होने की वजह से वे एक दूसरे की बात को बड़ी ही आसानी से समझ सकते थे। आर्यन के इशारे पर तुरंत रिया और अलेक्जेंडर भी आगे बढ़कर अपने माता पिता के करीब आ जाते हैं। वे दोनों भी समझ जाते हैं कि कोई ना कोई विपरीत परिस्थिति उनके मॉम डैड के सामने आकर खड़ी ही हो गई है। अब अलेक्जेंडर कहता है, क्या फिर से हम में से किसी पर अटैक होने वाला है? अगर ऐसा है तो आपको हमारी तरफ से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जैसा कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। हमारी तरफ से आपको किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपने देखा ना, इस बार रिया ने भी इतने दिनों तक अपने फोन, इंटरनेट किसी को भी हाथ तक नहीं लगाया। तभी रिया आगे बढ़कर अनिका के गले में अपनी दोनों बाहें डालते हुए कहती है, आप दोनों के बिना रहना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कुछ दिनों के लिए हम मैनेज कर सकते हैं। बोथ ऑन एफ यू डोंट वरी। अपने बच्चों की ऐसी समझदारी भरी बातें सुनकर रोहित और अनिका एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उनके बच्चों को कहाँ पता था कि इस बार मामला कुछ दिनों का नहीं बल्कि सालों का था। अपने बच्चों के बिना रहना खुद रोहित और अनिका के लिए बेहद मुश्किल था। उनके चेहरे की उदासी अब पहले से कहीं ज्यादा और साफ साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वे समझ चुके थे कि अपने बच्चों से कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं। उनके बच्चे छोटे जरूर थे, लेकिन अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार थे। वैसे भी इस तकलीफ से उन पांचों को एक साथ गुजरना था। अब जब अनिका पलटकर अपने तीनों बच्चों की तरफ देखती है तो उसका दिल पसीज जाता है। उसे महसूस होता है कि उसके दोनों हाथ एकदम बर्फ की तरह ठंडे हो गए हैं। दिल की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। चेहरा गर्म हो गया है। इस वक्त उसके लिए कुछ भी कह पाना बेहद मुश्किल हो रहा था, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि उसे अपने निर्णय पर अड्ढे रहना होगा। अंततः वह बोलना शुरू करती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। पहले तुम तीनों यहाँ हमारे पास आकर बैठो। जस्ट सेफ हॉस्पिटल मॉरिशस इंस्पेक्टर के साथ मुलाकात डॉक्टर रत्नेश सेन अपने केबिन में पहुंच जाते हैं और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हेलो इंस्पेक्टर, क्या बात है, इतनी सुबह सुबह आपको हमारी याद आ गई? इस वक्त डॉक्टर रत्नेश सेन के केबिन में इंस्पेक्टर के साथ उसके 4 साथी और भी मौजूद थे। इंस्पेक्टर अपनी जगह से खड़ी डीटे होकर डॉक्टर रत्नेश सेन से हाथ मिलाता है और मुस्कुराकर कहता है, अब आपने राज ही इस तरह के छुपाए हुए हैं कि हमारा काम अचानक से बरच गया। अब सुबह सुबह आपको याद ना करें तो हमारा काम कैसे पूरा होगा? इंस्पेक्टर की बात सुनकर डॉक्टर रत्नेश सेन को यह बात समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि इंस्पेक्टर भी ठीक उसी मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ आया है। डॉक्टर रत्नेश सेन हंसते हुए अपने एक हाथ से इंस्पेक्टर को बैठने का इशारा करते हैं और खुद अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, चलिए इसी बहाने सही, कम से कम आपके जैसे नामी और ईमानदार इंस्पेक्टर पुनर्रूपण के क्युदम हमारे अस्पताल में तो पड्डी दिए हुए।